अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को लेकर। ये क्या कंडीशन होती है और इसको कंपेयर करेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी से। क्या करना चाहिए, कैसे इस तरीके के पेशेंट को हम मैनेज करेंगे। इमरजेंसी में हमें मैनेज करना होता है, तो हम एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज को इवेलुएट करते हैं। उसके आधार पर हम पेशेंट को मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ब्रेन में जो सबसे ज्यादा यहाँ संभावना होती है वो स्ट्रोक होने की होती लेते हैं। एक रामलाल जी हैं, इनको देखिए, काफी स्टाइलिश हैं और स्मोकिंग करते हैं। देखिए गोल्फ खेलते हैं, स्मोकिंग करते ही होंगे। नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को लेकर के। ये क्या कंडीशन होती है और इसको कंपेयर करेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी से। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी के बीच में डिफरेंस केवल एंड ऑर्गन डैमेजेस का होता है। आप देखेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में किसी न किसी हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज होने का एविडेंस मिलता है। वो कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? किडनी हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कोई भी ऑर्गन यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, रेटिना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जबकि अर्जेंसी में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा और एंड ऑर्गन डैमेजेस के एविडेंसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। तो वो एंड ऑर्गन डैमेजेस कब हो सकते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर जब अर्जेंसी या इमरजेंसी कही जाती है तो एक्यूटली प्रेजेंट करे, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ करके 180/120 से ज्यादा हो जाए। आप इस डेटा को याद रखेंगे और यह तब हम आमतौर पर देखते हैं जब पर्सन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस को नहीं लेते हैं, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ करके इससे ज्यादा हो जाता है। क्या करना चाहिए, कैसे इस तरीके के पेशेंट को हम मैनेज करेंगे। इमरजेंसी में हमें मैनेज करना है। हम सबसे पहले सीबीसी, स्मीयर, बीएमपी, ईसीजी, ट्रोपोनिन का लेवल, चेस्ट एक्सरे, उस समय हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक करने की कोशिश करेंगे। कहीं वो पर्सन अगर फीमेल हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन है उन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। जैसे आप देखिए, हार्ट को देखना है, ये लंग्स को देखना है, हार्ट के फंक्शंस को देखना है, चाहे ब्रेन के फंक्शंस को देखना है। तो इस तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें चेस्ट, सीटी चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट, कई तरीके से हम बॉडी में देखने की कोशिश करते हैं। कोई वाइटल ऑर्गन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसी तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजिकल जो हम रिव्यू है उसे भी लेंगे और इसमें संभव है हार्ट फेल्योर हो गया हो इतने हाई ब्लड प्रेशर के बाद, एक्यूट एमआई, एओर्टिक डाइसेक्शन, एंसेफेलोपैथी, स्ट्रोक या एक्यूट किडनी इंजरी, ये कुछ भी संभव है। इसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी संभव है। तो इसीलिए हम डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यह जानने की कोशिश करेंगे कोई एंड ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है, ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। और इसे कैसे मैनेज करेंगे? इसे हम मेडिसिन के द्वारा मैनेज करेंगे। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये ऐसा रहा है कि अभी कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है, पर ओरल एंटी हाइपरटेंसिव दे करके हम पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। इसके मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इतना नहीं, फॉलोअप पर बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और बीपी की मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को हम इनकरेज करते हैं। अगर आप देखें तो एंड ऑर्गन अगर डैमेज हो गया है, नो होने पर तो अर्जेंसी है, अगर यस है तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ऐसे मामले में क्या करेंगे? तुरंत पर्सन को आईसीयू में प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ रखेंगे, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, बीपी को देखेंगे, यूरिन आउटपुट कैसा है, इसको देखने के साथ ही साथ हम एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करेंगे। इस दौरान हम पर ओरल नहीं देंगे। आईसीयू में पेशेंट को रख करके हम एंटी हाइपरटेंसिव आईवी रूट से देंगे। और इसमें कोशिश ये होती है, गोल क्या रहता है? गोल ये रहता है कि हम पहले घंटे में 25% बीपी को डाउन ले जाएंगे। फर्स्ट आवर में 25% बीपी को डाउन ले जाएंगे। उसके बाद हम 4 से 6 घंटे, ये 2 से 6 नहीं बल्कि 4 से 6 घंटे में हम ब्लड प्रेशर को 160/100 लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हमारे दिमाग में रखना होगा कि जो हम ब्लड प्रेशर को अचानक से हमें उसे कंट्रोल नहीं करना है, हमें ब्लड प्रेशर को स्लोली नीचे ले जाने की कोशिश करनी है। तो 4 to 6 आवर में हम ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले घंटे में कितना? 24 आवर। उसके बाद आगे नेक्स्ट 4 से 6 घंटों में 160/100 तक लेकर के आने की कोशिश करेंगे, स्लोली मैनेज करेंगे। और बेस लाइन पर कब लाएंगे? 2 डेज के भीतर हम ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से आप जब मैनेज हो जाता है तब हम धीरे धीरे
हम उसे टेपर करते जाएंगे और पर ओरल स्विच करेंगे जब टारगेट जो हमारा बीपी का टारगेट अचीवमेंट हो जाता है, तो उसके बाद पर ओरल एंटी हाइपरटेंसिव की ओर हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। एक चीज और कि जब ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आए हुए हैं तो आईवी रूट से ही मेडिकेशंस देने हैं। जब टारगेट बीपी तक हम अचीव कर लेंगे 24 to 48 आवर्स में धीरे धीरे करके, तब जाकर के हम मेडिकेशंस पर ओरल देंगे। आईवी मेडिकेशंस इस आधार पर तय होगा कि पेशेंट के साथ कोमॉर्बिडिटी क्या है। अगर इस हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट के एओर्टिक डिसेक्शन जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं, मींस एंड ऑर्गन डैमेजेस में एओर्टिक डिसेक्शन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम एस्मोलॉल, लेबेटोलॉल इस तरीके के मेडिकेशंस देते हैं, यानी हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर ताकि हार्ट बहुत तेजी से पंप ना करे। इसके अलावा हम ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करने का भी प्रयास करते हैं आईवी निकार्डिपिन या नाइट्रोप्रोसाइड के द्वारा। पल्मोनरी एडिमा अगर हुआ है तो ऐसे मामलों में ब्लड वेसल को डायलेट करने की कोशिश पहली होती है क्लेबेटिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड या नाइट्रोग्लिसरीन। अगर पर्सन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का है, तो लेबेटोलॉल, निकार्डिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन या एस्मोलॉल जैसे मेडिकेशंस इस हाई ब्लड प्रेशर के मामले को कंट्रोल करने के लिए दिए जाएंगे। एक्यूट रीनल फेल्योर है तो एक्यूट रीनल फेल्योर में मेडिकेशंस वो देंगे जो रीनल प्रेशर न डालें अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और ब्लड वेसल को डायलेट करने वाले हो, तो आप क्लेबेटिपिन, निकार्डिपिन या D1 एगोनिस्ट फिनाल्डोपाम दे सकते हैं। आपको पता ना, ये D1 एगोनिस्ट भी ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। फिर कैटेकोलामीन एक्सेस अगर हो गया हो तो ऐसे मामलों में क्लेबेटिपिन, निकार्डिपिन, फेनिटोलामाइन और बेंजोडाइजापिन दे सकते हैं। एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक हो या हाइपरटेंसिव इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो गई हो तो क्लेबेटिपिन, निकार्डिपिन या लेबेटोलॉल जैसे मेडिकेशंस। एक्लेम्सिया या सीवियर प्री एक्लेम्सिया के साथ एसोसिएटेड पेशेंट है तो निकार्डिपिन, हाइड्रालाजिन या लेबेटोलॉल देते हैं। इस पूरे चार्ट को लेकर के इतना परेशान नहीं होना है, एक बार फिर से हम 1 by 1 लेकर के चलेंगे। तो एक्यूटली प्रेजेंटेशन होता है एंटी हाइपरटेंसिव, अगर इमरजेंसी है तो हम उसमें एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशंस देते हैं वो देखना होगा। अर्जेंसी है तो कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ होगा, इमरजेंसी है तो एंड ऑर्गन डैमेज हुआ होगा। कौन कौन से ऑर्गन जो प्रोन टू डैमेज इस कंडीशन में हो सकते हैं उन पर बात हो चुकी है। तो अर्जेंसी में क्या होता है, अर्जेंसी में पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई तो रहता है लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, पर्सन एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मैंने आज का ओरल मेडिकेशन देंगे। हालांकि मॉनिटरिंग के लिए और मेडिसिन सही तरीके से लें, उन सारी चीजों की काउंसलिंग करेंगे, लेकिन हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। और स्लोली बीपी को डाउन करते हैं 24 to 48 आवर्स में। बेसिकली इसमें ACE इनहिबिटर प्रीफर किया जाता है। इसमें क्या प्रीफर करते हैं दोस्तों, ACE इनहिबिटर मेडिकेशंस प्रीफर करते हैं। जबकि इसके अपोजिट हमारे पास जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं। पेपिलोएडिमा हो सकता है जो रेटिना और उसके आसपास के स्ट्रक्चर हो, या कोई दूसरे एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकती है, ब्रेन हो सकता है। तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है और इसमें ICU में रखते हुए पेशेंट को मैनेज करना होता है। तो हम एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज को इवेल्युएट करते हैं, उसके आधार पर हम पेशेंट को मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब एंड ऑर्गन डैमेज में कल्पना करें हमारे ब्रेन में कोई हाइपरटेंसिव स्ट्रोक हो गया है, तो पर्सन को क्या होगा, हेडेक होगा, मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो सकता है, सीजर हो सकते हैं, पेपिलोएडिमा और स्ट्रोक। ये सारे प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं स्ट्रोक के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर एक्यूट इंट्रासेरेब्रल हेमरेजेस यहाँ पर हुए हैं ब्रेन में, तो ऐसे मामलों में मैनेज करने के लिए हम आईवी निकार्डिपिन, क्लेबेटिपिन या लेबेटोलॉल दे सकते हैं। इसके बाद अगले लेवल पर देखें तो हमारे पास क्या, ब्रेन में जो सबसे ज्यादा यहाँ संभावना होती है वो स्ट्रोक होने की होती है, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक होगा। और ऐसे मामलों में ये हम देखने की कोशिश करते हैं ये इस्चेमिक स्ट्रोक नहीं होगा, सीधे तौर पर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हाइपरटेंसिव स्ट्रोक होगा। ये हाइपरटेंसिव स्ट्रोक है और इसमें जो मेडिकेशंस देते हैं ब्लड वेसल को डायलेट करने वाले निकार्डिपिन या लेबेटोलॉल हम दे सकते हैं। तो इस मेडिकेशन को हमें नाम याद रखना है, स्ट्रोक का मामला है और ज्यादा प्रेफरेबल कौन सी मेडिकेशन हो सकती है। तो हम इसमें कोशिश ये भी करते हैं कि हार्ट की पंपिंग थोड़ी स्लो हो जाए और ब्लड वेसल डायलेट कर जाए, तो आईवी निकार्डिपिन, क्लेबेटिपिन या लेबेटोलॉल जैसे मेडिकेशंस हम देते हैं। एंड ऑर्गन डैमेजेस में अगर हार्ट की बात चल रही है
तो हार्ट में क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकते हैं दोस्तों? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लेफ्ट वेंट्रिकल के एरिया को इन्वॉल्व करेगा तो एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर हो जाएगा। इसकी वजह से बैकलॉगिंग होने लगेगी, पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में एऑर्टिक डायसेक्शन के साथ पेशेंट आ सकते हैं। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की ये कंडीशन जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और जिसके कारण वेंट्रिकुलर फेल्योर, जिसके कारण पल्मोनरी एडिमा, आप कल्पना करते जाए ना, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करेगा तो पीछे बैकलॉग बढ़ने लगेगा, लंग से ब्लड आगे नहीं आ पाएगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा। और ऐसे मामलों में नाइट्रोग्लिसरीन, एस्मोलॉल, लेबेटोलॉल या निकार्डिपिन जैसे मेडिकेशंस हम देते हैं। तो हार्ट के इन्वॉल्वमेंट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने की वजह से ऐसा हो सकता है। एंड ऑर्गन डैमेज में अगर हम किडनी की कल्पना करें तो यहाँ पर एक्यूट किडनी इंजरी होगी, जिसका असर हम लैब टेस्ट में भी देखेंगे। BUN बढ़ा हुआ होगा, क्रेटनिन बढ़ा हुआ होगा, हेमेचूरिया होगा, माइक्रोएल्बिन्यूरिया होगा। ऐसे कंडीशन में एक्यूट रीनल फेल्योर के मामलों में क्लेबेडिपिन, निकार्डिपिन या फेनॉल्डोपाम जैसी हम मेडिकेशंस दे सकते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रीफर करने के पीछे मकसद क्या है? ये रीनल मेटाबॉलिज्म नहीं रखते हैं, इस वजह से D1 एगोनिस्ट भी इसी वजह से यहाँ पर चूज किया गया है। तो निकार्डिपिन या फेनॉल्डोपाम ये एक्यूट रीनल इंजरी के मामलों में हम दे सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लेते हैं। एक रामलाल जी हैं, इनको देखिए, काफी स्टाइलिश हैं और स्मोकिंग करते हैं। देखिए, गोल्फ खेलते हैं, स्मोकिंग करते ही होंगे। तो रामलाल जी 62 ईयर ओल्ड मेल हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, इमरजेंसी रूम में आए हुए हैं, कह रहे हैं मुझे हेडेक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, विजुअल चेंजेस है, जब एग्जामिन किया गया तो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है, ऑप्टिक डिस्क भी स्वेलन है और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी इनमें देखने को हमें मिल रहा है। तो स्वेलन, ऑप्टिक डिस्क और विजुअल डिस्टर्बेंसेस की बात इनके साथ देखी गई है। ये मामला है क्या? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? अब उसी के आधार पर हम मेडिकेशंस तय करेंगे जो हमने बात कर रखे हैं। तो टारगेट ऑर्गन डैमेज में क्या मैंने आपको बताया? हार्ट में जो इसका असर हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर आप देखें तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है, इसका सीधा असर पल्मोनरी एडिमा के साथ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम मेडिकेशंस कैसे तय करते हैं? कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ और उसी के आधार पर हमें मेडिकेशंस के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है, याद है ना? तो हार्ट की जब हमने आपसे बात कहा, हार्ट के लेवल पर मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पर एओर्टिक डिसेक्शन भी हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल एओर्टा में एन्यूरिज्म भी डेवलप हो सकता है इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ऐसे मामलों में हम एओर्टिक डिसेक्शन के मामलों में एस्मोलॉल, लेबेटोलॉल, निकार्डिपिन, नाइट्रोक्लोसाइड जैसे मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो ये एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन का मामला है जिसमें एब्डोमिनल एओर्टा का एन्यूरिज्म जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं हार्ट फेल्योर के साथ एसोसिएटेड घटनाएं भी हैं जिनको हमने देखा। इतना हाई ब्लड प्रेशर कई बार फियोक्रोमोसाइटोमा, पर्सन को पता नहीं होता है लेकिन उसके पीछे इसकी वजह फियोक्रोमोसाइटोमा की होती है। एक रीनल ग्लैंड की रेयर ट्यूमर होती है जिसमें अचानक से कैटाकोलामीन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए एपिसोडिक राइज इन ब्लड प्रेशर होता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए क्लेबेटिपिन, निकार्डिपिन, फेंटोलामिन, बेंजोडाइजापिन्स देने पड़ सकते हैं। आगे चले बात करें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की, तो इसमें आई इन्वॉल्व हो सकती है जिसके कारण हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्या क्या चीजें यहाँ देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स होते हैं वो एक्सुडेट्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। नैरोइंग हो सकती है ब्लड वेसल की, जो इससे पहले आपको पता होगा ये एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ जुड़ी हुई घटना हो सकती है जो एवी निकिंग कर सकती है। अचानक से ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा है जिसका असर डिस्क, ऑप्टिक डिस्क के एडिमा के तौर पर देखने को मिल सकता है। कॉपर वायरिंग, ये जनरलाइज्ड हाइलिनेशन की वजह से पूरी बॉडी में आप देखेंगे तो रेटिना पर भी वो हाइलिनाइजेशन का असर है, एथेरोस्क्लेरोसिस का इफेक्ट है और इसके कारण ब्लड वेसल हाई ब्लड प्रेशर पर रप्चर हो गई हैं, एक्सुडेट्स यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों मिल रही हैं और इसमें अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने का असर क्या हुआ? रेटिना, और रेटिना पर इसका सीधा असर होने से आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो हमें प्रेगनेंसी के बारे में इंश्योर करना होगा। प्रेगनेंसी है तो नहीं है तो क्या है मामला, और ऐसे कंडीशन में हाइड्रालाजीन, लेबेटोलॉल या निकार्डिपिन जैसे मेडिकेशंस देने पड़ सकते हैं। हो सकता है मामला एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया के साथ जुड़ा हुआ हो। एक केस हिस्ट्री लेते हैं। 69 ईयर ओल्ड रघुनाथ जो कि
इमरजेंसी में आ रहे हैं ड्यू टू एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिफ्यूज हेडेक, ब्लरी विजन यानी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का असर है, नोजिया भी है यानी ब्रेन का भी कुछ ना कुछ असर है, तभी हेडेक और नोजिया है इनको। ही इज अ नोन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस। ओके, इसके अलावा वो स्मोकिंग भी करते हैं। देखिए 1 पैक सिगरेट पिछले 25 सालों से ले रहे हैं, काफी स्टाइलिश हैं, खूब सारा सिगरेट पीते हैं और उन्होंने कोई मेडिकेशन अभी तक नहीं खाया। तो ऐसे मामले में जब एग्जामिन किया गया तो टेम्परेचर कितना मिल रहा है, टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर है 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स भी ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है, इनका ब्लड प्रेशर राइज किए हुए है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट कंफ्यूज्ड है, डिस्निक है और कोई नेक में पेन या स्टिफनेस नहीं है। ओके, तो इस तरीके का मामला सीधे तौर पर मेनिंजाइटिस नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। जो कंफ्यूज्ड है उन सारी चीजों के साथ, नेक स्टिफनेस नहीं है, इसका मतलब मेनिंजाइटिस नहीं है। लंग्स का अस्कल्टेशन करने पर बायलैटरल क्रैकल विदाउट वेजिंग, ओके, यानी ऊपर कुछ नहीं है, लोकली नीचे की ओर यहाँ पर क्रैकल सुनाई दे रहे हैं। फंडस का एग्जामिन करने पर बायलैटरल ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क मार्जिन, ओके, ऑप्टिक डिस्क की मार्जिन की ब्लरिंग है और बाकी सारे फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल लिमिट्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या हो सकता है? फियोक्रोमोसाइटोमा, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, सबएरेक्नोइड हेमरेजेस या मेनिंजाइटिस। तो ये मामला हो सकता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का। सारी कहानी आपको पता है, इसमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा अगर होता है तो कैटाकोलामिन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता और इसमें एपिसोडिक हेडेक की बात होती, स्वेटिंग होता और टैकीकार्डिया होता, अचानक से कैटाकोलामिन रिलीज होते जिसके कारण ये सारी चीजें होती। यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर अगर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर होता तो ब्रेन के ट्यूमर में जनरलाइज्ड कोई फोकल वहां पर सिम्टम होते। जिस हिस्से में ट्यूमर होता है ना, उस हिस्से में पेन होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा हैवी हेडेक होगा, इस तरीके की चीजें होंगी। कुछ मामलों में एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है ना, और यहाँ पर लॉन्ग हिस्ट्री होगी हेडेक की, सीजर की। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक नई डायग्नोसिस जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है उसके बारे में इशारा कर रहा है। सब एरेक्नोइड हेमरेजेस होता है ना, तो वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ वो पर्सन कहते थंडर क्लैप हेडेक। वो दो बातें मतलब डॉक्टर साहब इससे बुरा हेडेक मेरी जिंदगी में कभी हुआ नहीं था, इस तरीके की बात कहते हैं। इसके अलावा वहां पर ब्रीफली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, नेक पेन या स्टिफनेस, इस तरीके की चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए पेप्लेडेमा की बात कही गई, मेनिंजाइटिस का मामला होता, नकल रिजिडिटी, फीवर होता, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होते। ये इसके ट्रायड हैं, पता होना चाहिए।